हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। सो आज मैं आपके सामने काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशंस का सेकेंड लेक्चर जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लेके आया हूँ। सिर्फ याद दिला दूँ कि फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था गैसेस के बारे में। तो उनके जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ है जैसे प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, उसके लॉज देखे। आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT या PV इज इक्वल टू NKBT, ये इक्वेशन देखे हमने। फिर हमने आइडियल गैस क्या होता है, रियल गैस क्या होता है, उसके बीच में फ़र्क क्या होता है, प्लस मीन फ्री पाथ के बारे में देखा। एक सम किया था शायद हम लोगों ने, कि नहीं। अब ये सेकेंड लेक्चर किस बारे में देखिए। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, आपके सामने टॉपिक यहाँ लिखा हुआ है प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। तो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जो पढ़ने वाले हैं वो है प्रेशर गैस का, है कि नहीं। अब गैस का प्रेशर किधर, अभी गैस जिस कंटेनर में होता है तो हमको पता है कि कंटेनर पे वो प्रेशर अपना, क्योंकि वो रैंडम मूव कर रहा है, उसकी वजह से कंटेनर की जो वॉल्स हैं, दीवार बाउंड्री, उस पर प्रेशर अप्लाई होगा। तो हम यहाँ ये देखेंगे कि जो प्रेशर जो ऑफ गैस है उसको हम लोग उसके काइनेटिक थियरी से कैसे रिलेट कर सकते हैं, मतलब उसके वेलोसिटी से। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, हम जानते हैं कि जैसे पाइप में से गैस फ्लो होता है, हम लोग के घर में भी गैस से पाइपलाइन से गैस आता है, तो हमको प्रेशर जानना इसलिए ज़रूरी है, जिससे हम अपना पाइप जो डिज़ाइन करना है हमको, जहाँ से गैस पास होगा उसके हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हमको मालूम होना चाहिए कि प्रेशर कितना है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग एक आइडियल गैस का प्रेशर पता कर सकते हैं जो वो अपने कंटेनर के वॉल्स पे अप्लाई करें, है कि नहीं। चलिए देखते हैं। तो आपके सामने मैंने एक क्यूबिकल कंटेनर लिया है सिंप्लीफाइड फॉर्म करने के लिए। क्यूबिकल कंटेनर मतलब उसके सब लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों इक्वल है। तो वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा, L³ हो जाएगा, क्योंकि मैंने सब L लिया हुआ है, इसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट। और सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या हमने किया पता है कि इसका जो पूरा क्यूब है ना, ऐसा रखा है कि उसका जो एजेस है ना, एजेस वो X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस पे आके सेट हो गया। अब वो बोलेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं जिससे हमको इसका जो डेरिवेशन पार्ट है, एक्सप्लेनेशन पार्ट है, वो समझने में आसानी हो जाए। कोई बोलेगा मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे जनरल चाहिए, कर सकते हैं, लेकिन आपके इस लेवल पे इसको करने से क्या होता है, थोड़ा समझने में ईजी पड़ जाएगा, इसलिए हम लोग ने इसको ऐसा दिया। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्यूबिकल कंटेनर। अब क्या करेंगे, हम गैस लेंगे। कितना गैस लेंगे, n moles of gas at temperature T। मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर T है, n moles of gas। ठीक है, कुछ अजम्पशंस कर लेना है। क्या अजम्पशन, जैसे कि आपने यहाँ नाम पे देखा है आइडियल गैस, तो क्या अजम्पशन होगा, तो भाई पहला अजम्पशन ये होगा कि ये गैस जो मॉलिक्यूल्स है उसका इंटरेक्शन सिर्फ वॉल से होगा, कंटेनर के दीवार, वॉल से, बाउंड्री से, आपस में नहीं होगा। ये पहला कंडीशन है, मतलब आपस में मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट नहीं करेंगे। दूसरा है कि जो भी उसका कंटेनर के साथ जो कोलिजन होगा वो इलास्टिक कोलिजन होगा। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो बताया, आप देख सकते हैं। कुछ जो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी आइडियल गैस में, उसमें 2 प्रॉपर्टीज़ है। तो ये हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि ये होने वाला है वैसा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके सामने जो मैंने दिखा ना इधर, ये डॉट इधर, ये एक्चुअली एक मॉलिक्यूल हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। हम लोग एक मॉलिक्यूल लेके फिर उसको जनरलाइज करें, क्योंकि हमको पता है वैसल में तो मॉलिक्यूल्स बस रैंडमली घूमते हैं। हम एक ऐसा कोई मॉलिक्यूल ले लेते हैं, और ये देख रहे हैं आप, ये जो मॉलिक्यूल है इसका मैंने जो डायरेक्शन दिखाया है उसका डायरेक्शन इज पैरेलल टू द YZ प्लेन। ये आपका YZ प्लेन, उसको पैरेलल मतलब वो जाके YZ प्लेन को हिट करने वाला है, वो बाउंड्री को। उसकी वेलोसिटी v वेक्टर है या v बार है। ठीक है, अब मैं इसका डेरिवेशन शुरू करूं उसके पहले मैं आपको 1-2 चीज़ बताना चाहूँगा। उस समय जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो आप बोलेंगे हाँ मैम ने पहले सुना हुआ है। पहला चीज़ प्रेशर। अब प्रेशर का जो बेसिक फॉर्मूला वो क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। बेसिक फॉर्मूला का मुझे प्रेशर पता करना है। अब इस डेरिवेशन में जो फोर्स हम निकालने वाले हैं वो हम पता करेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ। अब याद करिए न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में
द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज द इक्वल टू द इम्प्रेस्ड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब ये बेसिक है उसका डेफिनेशन। मतलब यू कैन से कि मतलब फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, क्योंकि वर्ड है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब रेट वर्ड जब भी होता है मतलब इट इज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और चेंज है तो चेंज अपॉन, मतलब चेंज मतलब क्या, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो ये कंसेप्ट यूज होने वाला है, इसलिए मैंने आपको पहले से बता दिया है। तो जब हम लोग वहाँ पहुँचेंगे तो आपके लिए कुछ नया नहीं रहना चाहिए, आपको मैंने बता दिया। एक और चीज़ बताना है, जैसे सपोज हम लोग कुछ लेते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, तो इसको हम पता हम लोग बोलते हैं मीन या एवरेज। तो हम लोग उसको जनरली, अगर आप लोगों ने याद होगा, आप लोगों ने जब स्टैटिस्टिक्स किया होगा तो वहाँ पे हम लोग बार लिखते हैं, x बार मीन, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या सीखने वाले हैं, आप सीखेंगे x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर ऐसा प्लस xn स्क्वायर। अब यहाँ बिना स्क्वायर का था, स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, x बार स्क्वायर, बस यही फर्क है। ये भी मीन है, लेकिन किसका मीन है, स्क्वायर्स का मीन है। ये कंसेप्ट यहाँ पे यूज होने वाला है, इसलिए मैंने आपको पहले से बता दिया है। ये हम लोग मीन जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। ये मीन किसका है, स्क्वायर्स का। वैल्यूज का जब स्क्वायर्स आप ऐड करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज, सो दैट आल्सो गिव्स यू अ मीन बट इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर्स। ये दो चीजें बतानी थी, भूलिएगा मत, इसको यूज करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके सामने आपका मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल मैंने लिया हुआ है, इसकी वेलोसिटी v वेक्टर है, v बार है। अब इस वेलोसिटी, ये जो मॉलिक्यूल मूव हो रहा है एक 3D स्पेस में मूव हो रहा है ना, कंटेनर जो 3D स्पेस है। अब इसका मतलब इसका 3 कंपोनेंट होना चाहिए वेलोसिटीज का। हम जानते हैं, हमने फोर्स पढ़ा है, वेक्टर्स पढ़ा है, जहाँ हम जानते हैं कि किसी वेक्टर या फोर्स को अगर 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो उसको हम लोग 2 पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अगर 2 डायमेंशन है। अगर 3D है तो उसको 3 डायमेंशन में स्प्लिट कर। उसी तरीके से हमारे यहाँ जो ये मॉलिक्यूल की वेलोसिटी v बार है, उसको अभी हम 3 कंपोनेंट समझ सकते हैं। कौन कौन सा 3 कंपोनेंट होगा, उसका 3 कंपोनेंट होगा अलोंग द एक्स एक्सिस, एक कंपोनेंट होगा अलोंग द वाई एक्सिस vy, और एक कंपोनेंट होगा अलोंग द z एक्सिस। मतलब ये जो v वेक्टर है या v बार है, वो जो वेलोसिटी है उसकी या स्पीड, हम लोग यहाँ पे मॉलिक्यूलर स्पीड कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि सब रैंडम स्पीड है तो हम लोग एवरेज लेते हैं, तो वी आर कंसीडरिंग द मॉलिक्यूलर स्पीड। तो जो मॉलिक्यूलर स्पीड होगी गैस की, वो उसमें 3 कंपोनेंट्स होगा। x कंपोनेंट, दैट मीन्स द कंपोनेंट ऑफ द स्पीड अलोंग x एक्सिस, एक कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस, और तीसरा कंपोनेंट दैट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन, ये पढ़ा होगा। तो 3 कंपोनेंट लेके मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, ठीक है। ये आपका स्टार्ट हो गया है, डेरिवेशन है स्टार्टेड, ओके। अब क्या होगा, अब ये मॉलिक्यूल आके ये जो फेस सरफेस है जिसको मैंने यहाँ शेड किया हुआ है, विच इज पैरेलल टू वाईजेड प्लेन, वो जाके उसको स्ट्राइक करेगा। अब जब वो स्ट्राइक कर रहा है, अब हम लोग को यहाँ पे कंसेप्ट देखिए, मोमेंटम का यूज करना है, ठीक है ना। अब उसने स्ट्राइक किया, अब हमने अज्यूम किया है कि कोलिजन, कौन सा कोलिजन होगा, इलास्टिक। अब जब वो स्ट्राइक करेगा तो इलास्टिक कोलिजन होने की वजह से वो वापस उसी डायरेक्शन में वापस रिटर्न आएगा, बिकॉज इट इज इलास्टिक कोलिजन। तो ये प्लेन को जब स्ट्राइक करेगा और वापस आएगा, तो पता है आपके 3 कंपोनेंट में चेंजेस क्या होगा। आपका ये वाईजेड प्लेन को कर रहा है, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस जा रहा है, तो वेलोसिटी vx था। जब वो रिवर्स आएगा ना, डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया, तो हम बोलेंगे माइनस vx, बिकॉज द डायरेक्शन इज ऑपोजिट बिकॉज ऑफ इलास्टिक कोलिजन। व्हाट अबाउट y एंड z कंपोनेंट, दे विल नॉट चेंज। व्हाई, बिकॉज मॉलिक्यूल का डायरेक्शन सिर्फ अलोंग x एक्सिस ही चेंज हुआ है, इट हैज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन अलोंग y एक्सिस एंड z एक्सिस। वो डायरेक्शन वही है, ये आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। एक्स एक्सिस के अलोंग ही उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है,
y और z के अलग उसका डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है, इसीलिए जब मॉलिक्यूल स्ट्राइक करके वापस आ रहा है तो उसका सिर्फ Vx जो है वो माइनस Vx हो जाएगा. देयर बी नो चेंज इन Vy, देयर बी नो चेंज इन Vz. इवन इन डायरेक्शन में भी कोई मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा ही क्योंकि वो इलास्टिक कोलिजन है, लेकिन डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा. मतलब कि इस केस में जो मोमेंटम चेंज हो रहा है वो सिर्फ Vx के हिसाब से चेंज होगा, Vy और Vz के हिसाब से मोमेंटम चेंज नहीं होगा. I hope that is clear. So, what will be initial momentum? Initial momentum of molecule, definitely I am talking about of molecule. So, mvx. Collision के बाद final momentum minus mvx. So what will be change in momentum? अब आप बोलेंगे सर आप क्यों निकाल रहे हैं? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मैं यहाँ पे जो प्रेशर के लिए जो फोर्स फाइंड करना है वो मैं सेकेंड लॉ, न्यूटन के सेकेंड लॉ से, विच इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, इसीलिए कर रहा हूँ. सो चेंज इन मोमेंटम विल बी फाइनल मोमेंटम माइनस Vx माइनस इनिशियल मोमेंटम, दैट इज इक्वल टू माइनस 2mvx. सिंपल. Now this is change in momentum for a molecule. लेकिन हम जो पता कर रहे हैं वो पता कर रहे हैं प्रेशर ऑन द वेसल, मतलब ऑन द बाउंड्री फेस ऑफ द वेसल. तो I should be finding not change in momentum of molecule, I should be finding change in momentum of the surface. वो क्योंकि प्रेशर उस पर हम पता करना चाहते हैं. So change in momentum of surface, इसका ऑपोजिट होगा. सो दैट विल बी इक्वल टू प्लस 2mvx. ठीक है. तो हमने चेंज इन मोमेंटम सरफेस का, ये मॉलिक्यूल का है. सरफेस का क्योंकि मोमेंटम का लॉ क्या बोलता है कि द टोटल मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड. कंजर्व मतलब अगर ये माइनस 2mvx है मॉलिक्यूल का तो सरफेस का प्लस 2mvx होगा. दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. आपको 11 में था ये सब, है कि. तो मैंने चेंज इन मोमेंटम निकाला. अब मैंने आपको बोला फोर्स निकालने के लिए आई हैव टू हैव चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. मतलब यहाँ पे सर टाइम कैसे? ये जो मॉलिक्यूल है ये आपके सरफेस को स्ट्राइक करेगा, उसको दूसरी बार उसी सरफेस पे कोलाइड करने के लिए कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम, दैट इज द टाइम दैट आई हैव टू फाइंड. मतलब एक कोलिजन किया फिर क्या होगा, ये सामने आएगा, अपने सामने वाले सरफेस पे कोलाइड करेगा और वापस जाएगा. तो जाके सामने वाले सरफेस पे जाना और फिर आके कोलाइड करना, ये जो टाइम लगेगा वो टाइम मुझे पता करना है. अब टाइम का फॉर्मूला क्या है? टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अब बताइए मॉलिक्यूल आपका जो है ये यहाँ से देखिए ये इस पे स्ट्राइक किया है तो यहाँ से क्या जाएगा, सामने वाले सरफेस पे, मतलब L डिस्टेंस कवर करेगा. फिर सामने वाले सरफेस से वापस इस सरफेस पे आएगा तो वापस L डिस्टेंस कवर करेगा. तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 2L. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2L और इसकी वेलोसिटी तो Vx है, ये तो अलॉन्ग x एक्सिस है. तो ये आपका टाइम हो गया. तो क्या मैं अभी फोर्स लिख सकता हूँ? यस. अब हम फोर्स का फॉर्मूला लिख सकते हैं. क्या लिखेंगे? तो इसको मैं एवरेज फोर्स बोल सकते हैं. फोर्स बोलेंगे, चलो फोर्स बोलते हैं. फोर्स विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. चलिए तो मैं लिख देता हूँ change in momentum upon time. So change in momentum is 2mvx upon time is 2l upon vx. 2 और 2 कैंसिल हो गया, vx ऊपर चला जाएगा, mvx square upon l. फोर्स पे पहुंच गए. अच्छा, ये है एक मॉलिक्यूल के लिए. तो क्या करते थे, सिंप्लीफिकेशन हम यहाँ लिखते 1. क्यों 1? क्योंकि एक मॉलिक्यूल का है, इट इज 1 मॉलिक्यूल. तो एवरेज प्रेशर समझ सकते हैं आप, विल बी एवरेज फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स अपॉन एरिया. नाउ दिस इज
Vx1 square अपॉन L तो पहले से ही है, and what will be the area of this surface, length into breadth, L into L, that will be L square. तो ये हो जाएगा m Vx1 square upon L cube. x1 is one molecule. तो ऐसे along जो अभी कितने मॉलिक्यूल्स हिट कर रहे हैं ऑन दैट सरफेस, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, चलो उन सबको ले लेते हैं. सो एवरेज प्रेशर ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स, ये ऑल मॉलिक्यूल्स सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस वाले हैं, वाई और जेड का तो अभी तक कंसिडर ही नहीं किया हुआ है. चलिए तो यहाँ लिख देता हूँ अलोंग एक्स एक्सिस वाले जो, तो वो कितना हो जाएगा m अपॉन एल क्यूब, तो चलो कांस्टेंट है, ब्रैकेट में क्या आएगा पता है, Vx1 स्क्वायर प्लस Vx2 स्क्वायर प्लस Vx3 स्क्वायर n मॉलिक्यूल्स होगा तो xn स्क्वायर. अब मैंने आपको बोला था वो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस, याद है मैंने बोला था यूज करने वाले, हमने न्यूटन का सेकंड लॉ तो यूज कर लिया, वो यूज करना है. क्या था याद करो, मैंने बोला था कि x बार स्क्वायर को लिख सकते हैं as x1 square plus x2 square plus x3 square plus xn square upon n. तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, n से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूँ, m अपॉन एल क्यूब, इसको हम लोग लिख सकते हैं n इंटू वी एक्स बार स्क्वायर. सबका x एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी, उसका मीन का स्क्वायर, मीन का स्क्वायर. ठीक है, दिस इज दैट पार्ट. नाउ दिस इज ऑल मॉलिक्यूल्स अलोंग एक्स एक्सिस. व्हाट अबाउट ऑल मॉलिक्यूल्स अलोंग वाई एक्सिस, ऑल मॉलिक्यूल्स अलोंग जेड एक्सिस? आपका जो टोटल वेलोसिटी होगा स्क्वायर का, दैट इज मेड अप ऑफ एक्स वी एक्स बार स्क्वायर प्लस वी वाई बार स्क्वायर प्लस वी जेड, है ना, तीनों का बना होगा ना आपका जो टोटल एवरेज स्क्वायर होगा. अब यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट है. अब मॉलिक्यूल्स को आप कहते हैं रैंडम मूव कर रहे हैं. अगर मॉलिक्यूल्स रैंडम मूव कर रहे हैं तो हर एक वेलोसिटी का होने का चांस इक्वल है. अगर आपको प्रोबेबिलिटी मालूम है तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इज इक्वली लाइकली, सबका इक्वल चांस है. मतलब इसका 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 तीनों का इक्वल चांस है. तीन पार्ट है तो हर एक का कितना चांस हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा. So I can say कि Vx bar square is 1/3 of V bar square. तो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ध्यान से देखिएगा. Therefore average pressure is equal to m upon L cube. अभी इसको मैं V लिख देता हूँ, वॉल्यूम है ना, L cube is the volume, तो वॉल्यूम लिख देते हैं. n V क्रॉस मल्टीप्लाई 3 sorry 1/3, sorry I'm very sorry, it's 1/3 over here, so into 1/3 v bar square. So the अच्छी तरह लिखना हो तो ऐसा इधर 1/3 nm upon v into v bar square. ये आपका डेरिवेशन हुआ फॉर प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. 1/3 n is the total number of molecules, m is the mass of one molecule, v is the volume of the container, and this is v bar square, average of the squares of all the velocities का square. ये derivation है. I hope it was simple. अभी इसमें कुछ queries है. पहला क्वेरी क्या है, पहला क्वेरी ये है कि सर आपने क्यूबिकल कंटेनर लिया, अगर कंटेनर क्यूबिकल नहीं है तो भी आंसर यही आएगा. दूसरा क्वेरी, सर आप यहाँ पे वी एक्स वी वाई वी जेड ले रहे हैं, ऐसा तीन अलग अलग ले रहे हैं जो आपने कंपोनेंट्स लिया. सपोज मॉलिक्यूल का कुछ और ही कंपोनेंट हो तो ठीक है, कुछ और कंपोनेंट होगा लेकिन कोई और मॉलिक्यूल होगा उसका वी एक्स वी वाई, किसी कोई तो होगा वो कंपोनेंट. और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी, सर आप बोल रहे हैं कि ये लोग आपस में इंटरैक्ट नहीं करते मॉलिक्यूल्स, सिर्फ कंटेंट, ऐसा तो कैसे हो सकता है, आपस में तो कोलिजन हो सकता है लेकिन इतना कम है वो चीज़, क्योंकि हम लोग उसका डेंसिटी और प्रेशर ऐसा मेंटेन करते हैं कि वो चीज़ मिनिमाइज हो, तो इस फॉर्मूला पे उसका असर नहीं होता. तो ये है आपका डेरिवेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स
n moles of molecules inside a container at temperature T 1/3 mmV V per square. I think that is simple for you. अब इसी को लेके मैं आपको 2-3 और डेरिवेशन छोटे छोटे हैं, अच्छे सिंपल डेरिवेशंस हैं जिसको हम अपने फिर इसको अप्लाई कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स में, ठीक है. सो विल गो टू दैट वन. तो जैसे कि आपने देखा कि अगर आपको बेसिक इसमें याद है, देखिए इसमें आपको एक दो चीज़ दिमाग में डेरिवेशन एग्जाम में आए तो क्या याद रखने का कि भाई मेरे को न्यूटन सेकंड लॉ यूज़ करना है, उसको एकदम दिमाग में क्लियर रखना है और मेरे को Vx पे पूरा सम करना है, Vx पे, और लास्ट में उसको जनरलाइज कर देने का सब Vx पे करके पूरा. कोई बोलेगा सर मुझे Vy से करना है, कर सकते हैं भाई, आप इसको चेंज करके तो y कर दो तो आपका सब Vy में होगा, बाद में उसको x और z में कर दो, नो प्रॉब्लम. तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आप किसी एक एक्सिस का लेके करो, बाद में तो यू कैन डू इट. एक बड़ा अच्छा सा इंटरेस्टिंग डेरिवेशन है जिससे हमको पता चलता है हाउ द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जो कि प्रेशर है ऑफ अ गैस इज रिलेटेड. मैं लिख देता हूं, प्रेशर P इज इक्वल टू 1/3 nm/v इंटू v बार स्क्वायर. ये हमारा डेरिवेशन. अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे अलग अलग तरीके से लिखना चाहिए, समझना चाहिए, न्यूमेरिकल्स में कैसे इसका यूज होता है, सब मालूम होना चाहिए. पहला यूज देखिए अलग, मैं तो आपको पहले फॉर्म बताता हूं कैसे कैसे लिख सकते हैं. एक फॉर्म कैसे लिख सकते हैं, देखिए P इज इक्वल टू 1/3. अभी देखिए n इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है, और n जो है दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो ये टोटल क्या देगा, ये टोटल देगा मास ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स, है कि सब मॉलिक्यूल्स का मास मिला है अपॉन v इंटू v बार स्क्वायर. द मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी, p इज इक्वल टू 1/3 रो v बार स्क्वायर. आप ऐसा भी फॉर्मूला आपके पास टेक्स्ट बुक में एक न्यूमेरिकल है और उस न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला यूज होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है टेक्स्ट बुक वाले ने ये चीज़ बताई नहीं है, सिर्फ ये फॉर्मूला बता के छोड़ दिया है, मगर न्यूमेरिकल जो पूछा उसमें ये फॉर्मूला यूज होता है. अब लोगों को समझ में नहीं आता कि फॉर्मूला आया कैसे. तो मैंने आपको बताया कि ये आप करेंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि एक न्यूमेरिकल टेक्स्ट में पीछे दिया उसमें डेंसिटी वर्ड यूज हुआ है. तो भाई डेंसिटी इतना है, प्रेशर इतना है, तो वेलोसिटी कितना है वैसा. तो ये फॉर्मूला से आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है. तो ये अलग अलग फॉर्म है जिसमें आप इसको लिख सकते हैं. आगे मैं बताऊँ. अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में देखते हैं जिसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है RMS स्पीड. RMS स्पीड इसका डेरिवेशन. अभी आपने देखा होगा ये अपना v बार स्क्वायर है ना, ये तो वेलोसिटी का स्क्वायर देता है, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ले लेंगे. देखिए मजेदार सुनिए, v बार स्क्वायर है, इसका स्क्वायर ले लीजिए, इसके स्क्वायर को लिखते हैं VRMS, इट इज कॉल्ड एज VRMS, ठीक है. तो हम इसका फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं, अलग फॉर्म में है मगर वी कैन डिराइव इट. अब देखिए कैसे डिराइव करते हैं. मैं इस फॉर्मूला को ले रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ. PV ऊपर जाएगा, 3V ऊपर जाएगा, लिखता हूँ 3PV अपॉन NN को नीचे लाते हैं, NN इज इक्वल टू V बार स्क्वायर. अभी जो आपका PV है फॉर आइडियल गैस याद करो, PV फॉर आइडियल गैस, nRT है, एक और है याद करिए NKBT. अब इसमें मजेदार बात क्या है, टेक्स्ट बुक वालों ने ये यूज किया हुआ है, लेकिन न्यूमेरिकल्स में ये भी पूछा है, मतलब आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए. वो लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं भाई इतना बहुत आपको आता हो. अब वो लोग ने ये यूज किया तो हम भी यूज करते हैं. तो PV के जगह पे लिखते हैं nRT. तो V बार स्क्वायर इज इक्वल टू 3 nRT अपॉन NN. अब याद करिए N इज नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में याद करिए नंबर ऑफ मोल्स क्या था, इट वाज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर. ये लास्ट वीडियो में लेक्चर बताया मैंने.
तो हो जाएगा 3n/Na इंटू RT/Nm। आपका n और n कट गया, तो V bar square is equal to 3RT/, now n is the mass of one molecule, Na is the Avogadro's number। Avogadro's number किससे रिलेटेड होता है? मोल से, एक मोल से, एक मोल में इतना मॉलिक्यूल्स है। तो जब एवोगैड्रोस नंबर को आप मास से मल्टीप्लाई, देखिए जब आपने n को मास से मल्टीप्लाई किया तो इट गिव यू मास ऑफ द ऑल द मॉलिक्यूल्स, बट दिस विल नॉट गिव यू मास ऑफ ऑल द, इट विल एक्चुअली गिव यू मोलार मास, क्योंकि इट इज इन टर्म्स ऑफ मोल, ये मोल के फॉर्म में Na जो है वो मोल से रिलेटेड है। यहाँ जो n था वो मोल से नहीं था, वो सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स था। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर वन मोल है, तो ये आपको n नहीं देगा, ये आपको देगा MO, मोलार मास, मॉलिक्यूलर वेट। अब इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो जब आप इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो VRMS इज इक्वल टू रूट ऑफ 3RT/N0। ये आपका RMS स्पीड का फॉर्मूला, जो टेक्स्ट में, टेक्स्ट वर्ड क्यों यूज करना पड़ता है, टेक्स्ट में ये दिया हुआ है, लेकिन मैंने बोला ना सम्स तो भाई कोई भी फॉर्म में आपको आर में है ना, आपको क्वेश्चन बोलेंगे कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू देखें और बोलेंगे VRMS निकला, बोलेंगे मेरे पास तो आर है, मेरे पास के नहीं है, तो आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए। मेरा ही सिंपल कहना है आपसे, है कि नहीं? तो हमारा आ गया VRMS का फॉर्मूला 3RT/N0। अब ये एक्चुअली मीन स्पीड है, RMS मतलब रूट मीन स्पीड है। अब ये जो मीन स्पीड है, अगर हम इसको 11th स्टैंडर्ड के स्पीड ऑफ साउंड से रिलेट करें, याद करो लास्ट ईयर 11th स्टैंडर्ड साउंड चैप्टर था, न्यूटन ने अपना फॉर्मूला दिया था, उसमें थोड़ा करेक्शन रॉन्ग था, उसको करेक्ट किया था लाप्लास ने, याद आ रहा है आपको? लाप्लास ने करेक्ट किया था, और लाप्लास ने जो करेक्ट किया था वो वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया था, उसमें दिया था गामा, याद है आपको? गामा RT/N0, वहाँ गामा वर्ड यूज हुआ था। एडियाबैटिक रेशियो, एडियाबैटिक एक्सपांशन, आई होप यू रिमेंबर, देख लीजिएगा उधर आपके 11th में। अब एडियाबैटिक रेशियो इज Cp/Cv, इस चैप्टर में पढ़ने वाले हम लोग आगे, लेकिन फिर भी दिस इज specific constant pressure upon specific constant volume, and for monoatomic gas the maximum value is 5/3। 5/3 का मतलब कुछ 1 पॉइंट में होगा, मतलब ये वैल्यू कुछ 1 पॉइंट होगा, और VRMS में 3 है, इसलिए मतलब कि जो साउंड का जो स्पीड है वो एवरेज मतलब मॉलिक्यूल के एवरेज स्पीड से कम होगा हमेशा। साउंड का जो स्पीड है, जो एक्चुअली आता है कोई 340, एवरेज 340, वो हमारे मॉलिक्यूल्स ऑफ का जो एवरेज स्पीड है उससे कम है, क्योंकि इसका गामा जो है 5/3 है। ये टेक्स्ट में एक्सप्लेनेशन है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि आप अगर पढ़ें टेक्स्ट को तो आप देखेंगे तो शायद आपको ना समझे, तो मैं बता रहा हूँ। गामा 5/3 मतलब 1.5 है, इससे 3 है तो ये कम है। तो हम लोग बोलते हैं कि जो साउंड का जो स्पीड है वो मॉलिक्यूल्स के जो रूट मीन स्क्वायर मतलब एवरेज, दिस रूट मीन स्क्वायर मतलब एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स, इससे ये कम, दैट इज व्हाट इट मींस ओवर हियर। अब इसके बेसिस पे अभी आपको कंफ्यूजन हो, मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा क्लैरिटी देता हूँ, थोड़ा सा टेक्स्ट बुक में नहीं है फिर बता देता हूँ। देखिए क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का है ना सबका अलग अलग स्पीड होता है, तो हमने इससे क्या हासिल किया, ये पता किया कि ये एवरेज स्पीड मॉलिक्यूल्स का क्या हो सकता है, तो इसको हम एवरेज स्पीड बोलते हैं। एक और स्पीड होता है उसको बोलते हैं प्रोबेबल स्पीड, और एक और स्पीड होता है उसको बोलते हैं मीन स्पीड। अलग अलग है, आपके टेक्स्ट में थोड़ा सा अलग से एक डू यू नो वाले पार्ट में ऐसा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड है जो पूछेंगे तो नहीं, लेकिन दिया हुआ है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस स्पीड, उसमें ऐसा एक ग्राफ भी है। अब वो लोगों ने थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि देखिए क्या होता है, कोई मॉलिक्यूल है, अभी आपने बोला कि ये एवरेज स्पीड है मॉलिक्यूल की, ठीक है, ये हो सकता है कोई मॉलिक्यूल से ज़्यादा हो, कोई मॉलिक्यूल से कम हो सकता है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल कुछ भी स्पीड, ये तो एवरेज है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की क्या स्पीड होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबल Vp। फिर एक होता है मीन स्पीड, वो V, और एक होता है RMS, VRMS। ये आपके सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए। तो मॉलिक्यूल्स के 3 अलग अलग स्पीड में उसको एक्सप्लेन किया गया है, मैक्सवेल साइंटिस्ट ने
ग्राफिकली उसको एक्सप्लेन किया है कि मॉलिक्यूल्स के 3 अलग अलग स्पीड कैसे हो सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस स्पीड का उसने ग्राफ बना के एक्सप्लेन किया हुआ है। वो आपको डिटेल में नहीं है तो मैं भी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ, ऐसा है, ठीक है। अब एक और कंसेप्ट है जो इससे रिलेटेड है, प्रेशर से जो हमने फाइंड किया वो है एनर्जी। अब आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी है, अब वेलोसिटी है तो एनर्जी होगी, है कि नहीं। अब ये फॉर्मूला देखिए एक बार फिर से, P इज इक्वल टू 1/3 Nm/V इंटू वी बार स्क्वायर। अब एनर्जी कौन सी होगी, देखिए बेसिकली जो मैकेनिकल एनर्जी होती है दो होती है, एक होती है काइनेटिक और दूसरी होती है पोटेंशियल। अब इस जगह पे इस अपने गैसेस में पोटेंशियल अज्यूम किया जाता है कि जीरो है। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ, आगे इसका कंसेप्ट, यही कंसेप्ट आगे यहाँ आपको रिपीट होने वाला है, आपको तभी समझना पड़ेगा। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस का पोटेंशियल एनर्जी जीरो अज्यूम किया जाए, क्यों, रीजन है। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी बिकॉज ऑफ द पोजीशन, इंटरैक्शन, साइज, ओरिएंटेशन, ये सब की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है ना, उसको हम लोग पोटेंशियल बोलते हैं। अब हमने अपने आइडियल गैस में अज्यूम कर लिया है कि इंटरैक्शन नहीं है भाई, मॉलिक्यूल्स में देयर इज नो इंटरैक्शन। अगर इंटरैक्शन नहीं है तो पोटेंशियल तो इंटरैक्शन की वजह से ही हो सकता है। अगर इंटरैक्शन ही नहीं होगा सो देयर कैन नॉट बी पोटेंशियल एनर्जी। It is for ideal gas. That is my that is star mark. Conditions applied has to be, उसको क्या होना पड़ेगा, आइडियल गैस। तो आइडियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो सकती क्योंकि मॉलिक्यूल्स में आपस में इंटरेक्शन नहीं है। तो बचा कौन सा एनर्जी, काइनेटिक। इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं भाई, जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस को एनर्जी है, वो जो एनर्जी है वही काइनेटिक है, जो काइनेटिक है वो एनर्जी है, क्योंकि इसमें पोटेंशियल का बात ही नहीं हो सकता। तो आप इसको काइनेटिक बोलो कि सिर्फ एनर्जी बोलो, दोनों का मतलब एक ही होगा। तो अभी से हम लोग क्या बोलेंगे, एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, बट दैट एनर्जी इज ओनली काइनेटिक बिकॉज पोटेंशियल इज जीरो, ठीक है। अब यहाँ देखिए काइनेटिक में कैसे ला रहा हूँ, P इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ एकदम मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करता हूँ, 2/3 N/V, मैं V को यहाँ रख देता हूँ लेफ्ट साइड पे, N 1/2 mv बार स्क्वायर। अभी आप लोग शायद नहीं समझे होंगे क्या किया है मैंने मल्टीप्लाइड, कुछ नहीं किया, v को यहाँ लिखा मल्टीप्लाई बाय, बोलेंगे सर आपने मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों किया, भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया 12 mv स्क्वायर। नाउ दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। जब n से मल्टीप्लाई करें इट विल बी द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स। सो pv इज इक्वल टू 2/3, ये जो पूरा पार्ट है that can be written average kinetic energy of all molecules. PV is equal to 2/3. Now should I write KE or should I write only E? सर आप सिर्फ E भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्यों चलेगा, क्योंकि सर पोटेंशियल है ही नहीं, तो KE लिखो कि सिर्फ E लिखो, E मतलब टोटल एनर्जी, जो काइनेटिक है वही टोटल है, जो टोटल है वही काइनेटिक है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, E इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 3/2 PV। अब PV को कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं, अब आप बोलेंगे सर NRT, यस NRT, और दूसरा कौन सा फॉर्म है सर KBT, NKBT, यस NKBT। अब देखो टेक्सचुअल ने क्या किया है, ये वाला फॉर्म नहीं लिया, ये वाला फॉर्म है करेक्ट है, मैं इसको रॉन्ग नहीं बोल रहा हूँ, टेक्सचुअल में ये वाला इधर क्या किया, इधर उन लोगों ने NRT वाला यूज किया और इधर KBT यूज किया। तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन दोनों एक ही है, मेरा ये कहना है। देखिए मैंने आपको फर्स्ट से बताया R का जो रिलेशन है वो Na/Kb है, आप ऐसे याद रखिए इसको, आप कहीं भी कन्वर्ट करने काम आएगा। इस पे न्यूमेरिकल एक 4 मार्क का फॉर्मूला हम लोग को ये दिया टेक्स्ट में, है ना, और सॉरी ये दिया हुआ है, और क्वेश्चन में उन लोगों ने R दिया है, बड़े मजेदार है क्वेश्चन, हम लोग करेंगे। हमको टेक्सचुअल में फॉर्मूला क्या दिया हुआ, E इज इक्वल टू 3/2, n को फिर नीचे लिया एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऐसा करके, और ऐसा लिख दिया, ये फॉर्मूला दे दिया एनर्जी पर मॉलिक्यूल अपॉन n करेंगे तो ये है। अच्छा एनर्जी पर मॉलिक्यूल का एक क्वेश्चन भी है, लेकिन वहाँ Kb का वैल्यू नहीं है, वहाँ R का वैल्यू है।
तो आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। हालांकि आपको शायद केबी का वैल्यू मालूम भी हो कि 1.3 × 10⁻23 वैल्यू आपको पता है, लेकिन आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपको आर की वैल्यू दिया तो आपको आर ही यूज करना पड़ेगा। भाई आर यूज करना पड़ेगा तो आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, आपको फिर ये वाला यूज करना पड़ेगा और फिर उसके हिसाब से हो सकता है, ऐसा ही नहीं हो सकता, लेकिन ये आपको आना चाहिए करना और कुछ नहीं मेरा कहना। तो ये था आज का मेरा थियोरी का कंसेप्ट, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मतलब आपको भी शायद इंटरेस्टिंग लगा हो। और मैंने आपको 2-3, एक तो आपको मैंने प्रेशर समझाया, डेरिवेशंस का, KVRMS का फॉर्मूला, जैसे कि मैंने कहा आपको अलग अलग फॉर्म याद रखना चाहिए, शॉर्ट में मेरा यही कहना है। और एक एनर्जी, एवरेज एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इन अ गैस। तो देख सकते हैं टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये भी इसका कभी कभी डेरिवेशन कैसे आ जाता है VRMS का, कि भाई ये प्रूव करो कि VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर। तो क्योंकि आप ये फॉर्मूला डिराइव करके देखिए, फॉर्मूला से यहाँ से स्टार्ट करने का, यहाँ पे खत्म करने का, और क्या बोलने का कि भाई R कांस्टेंट है, फॉर अ गैस मॉलिक्यूलर मास भी कांस्टेंट होगा, तो VRMS विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ द टेम्परेचर। ऐसा कभी कभी डेरिवेशन, तो यही है, कुछ नहीं, इसको कांस्टेंट बोल के लिख देंगे और कुछ नहीं। तो करते हैं इसमें अच्छे 2-3 सम है, देख लेते हैं हम लोग कौन कौन सम्स कर सकते हैं। सो लेट्स डू दोस सम्स, ओके। तो देखिए आपके सामने मैंने एक सम लिखा है, अच्छा सा इंटरेस्टिंग सम है, 4 मार्क का सम है, अगर आप पूछ लिया तो अच्छी बात है। कैलकुलेट द एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले समझ लेने का कि हमको E पूछा है, E। अभी हमारे पास क्या फॉर्मूला है, 3/2 n kBT, ये हमारे पास फॉर्मूला है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि उन लोग ने हमको R दिया हुआ है, R, तो हम ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते। ठीक है, देखते हैं, पहले वैल्यू लिख लेता हूँ क्या क्या दिया है। आपको टेम्परेचर दिया है 127 डिग्री C, गैस में टेम्परेचर सेल्सियस में नहीं लेते हैं, केल्विन में लेते हैं, तो प्लस 273 करेंगे हम लोग, 273 400 केल्विन। ठीक है, और क्या दिया है, मॉलिक्यूलर मास वेट दिया हुआ है ऑक्सीजन का 32, R का वैल्यू दिया 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, और आपको एवोगैड्रोस नंबर दिया हुआ है, तो ठीक है, तो देते हैं एग्जाम में भी। तो सबसे पहले आपको आपका जो फॉर्मूला है ना, E = 3/2 n kBT, आपको शायद ये याद हो, आपको ये करेक्ट करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इधर क्या था आपका n kBT की जगह पे एक्चुअली आपका यहाँ PV है, जो आपने n kBT लिखा है, तो आप nRT भी लिख सकते हैं ना, तो लिख लीजिए इसको, आप ये बेसिक फॉर्म में लेके nRT। अब ये लेके हम 3 चीज ढूंढने वाले, पर किलोमोल, पर kg, पर बार। हम ये 3 चीज, ये फॉर्मूला, क्योंकि हम R दिया है तो हमको यही यूज करना पड़ेगा, हम ये यूज नहीं कर सकते। चलिए फर्स्ट वाला पूछा पर किलो मोल। पहले तो पर मोल की बात करते हैं। पर मोल मतलब n डिवाइड हो जाएगा, E/n 3/2 RT। अच्छा, अगर इसको पर मोल को पर किलो मोल में करना है तो क्या करें, into 1000 कर देंगे, तो जो भी आंसर आएगा लास्ट में क्या कर देना, into 1000, सिंपल। 3/2 into R है 8.31 into टेम्परेचर है 400। अभी आपका कटेगा 200, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आप कर लीजिएगा। (4.986 into 10⁻3), ये है आपका पर मोल, इनटू क्या करना पड़ेगा 10⁻3, तो ये क्या दे देगा आपको, जूल पर किलो मोल, एनर्जी पर किलो मोल, जो भी आंसर है 10⁻6। दूसरा क्या चाहिए सर उनको, सर उनको पर केजी चाहिए। पर केजी मतलब मास, एन नहीं चलेगा। अब देखिए कैसे कन्वर्ट करते, ध्यान से देखिएगा। E = 3/2 मास में चाहिए, तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को मास में लिख सकते हैं ना, कैसे सर, m/n0।
नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, डिवाइड कर दो। E/m is equal to 3/2 into RT by m0. This is energy per kg. Per kg. 3/2 R is 8.31, टेम्परेचर इज 400, मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है ऑक्सीजन का 32। कटवट कर दो, आंसर बता देता हूँ आपको। 1.558 इंटू, मैं आंसर्स डायरेक्ट लिख रहा हूँ आपके लिए क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट हम लोग नहीं कर सकते ना। जूल पर केजी, मैं आपको कंसेप्ट समझाने के लिए काम दे रहा हूँ, है ना। तीसरा क्या पूछा है सर? तीसरा पूछा है पर मॉलिक्यूल सर। पर मॉलिक्यूल मतलब इधर एन आना चाहिए, कैपिटल एन। यूज करो ना इसको। जिस तरीके से एन को लिख सकते हैं मास अपॉन मोलर मास, उसी तरह एन को लिख सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। तो वही फॉर्मूला में 3/2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर आरटी। अब एन को नीचे लाओ, E अपॉन एन is equal 3/2 RT upon NA. हेलो, आई होप इट्स इजी नाउ टू अंडरस्टैंड। लोग कोई समझ के डरते कैसे करने का, कुछ नहीं है भाई। ये जो पीवी को NRT लिखना ना कि KBT लिखना हो, टेक्स्ट बोला KBT दे के रखा है, हम लोग KBT का सोच के बैठे रहते हैं और इसके बाद में सोचते नहीं है। यहाँ वैल्यू डाल देंगे इंटू 8.31 इंटू 400 अपॉन 6.02 इंटू 10⁻23। द आंसर इज 8.282 10⁻21 जूल पर मॉलिक्यूल। कैसा लगा? 4 मार्क का अच्छा सा सम है, सिंपल है, नॉट मच इन दिस। एक और सम मैं आपके साथ करना चाहूँगा। मुझे ये टॉपिक में मतलब टॉपिक में सम्स अच्छे खासे आपके लिए, प्रैक्टिस जरूर करिएगा, लेकिन एक और मैं कर लेता हूँ आपके लिए, ठीक है। यहाँ देखिए 2 से 3 मार्क का बड़ा अच्छा सम है आपके सामने। Show that RMS velocity of an oxygen molecule is √2 times that of a sulfur dioxide molecule STP. अभी देखिए VRMS का फॉर्मूला आपको पता ही है, इट इज √3RT upon m0। अब उनका कहना है कि दोनों STP पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है ना ऑक्सीजन के लिए ना सल्फर डाइऑक्साइड के, तो टेम्परेचर कांस्टेंट, R इज कांस्टेंट, मतलब VRMS is inversely proportional to 1 upon, मतलब inversely proportional root of molecular mass, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है ऑक्सीजन और आपका सल्फर डाइऑक्साइड, तो VRMS फॉर ऑक्सीजन अपॉन VRMS फॉर सल्फर डाइऑक्साइड विल बी इक्वल टू रूट ऑफ, अब ये इनवर्स है तो ऑक्सीजन का नीचे आएगा, molecular mass of oxygen, molecular mass of sulfur dioxide। अब यहाँ पे दिया नहीं है तो वो लोग एक्सपेक्ट करें कि आपको मॉलिक्यूलर वेट तो आता होगा। एटॉमिक वेट ऑक्सीजन का 16 है, 16 × 2 32, तो नीचे हो गया 32, तो O2 का 32 है, सल्फर का खुद का 32 है, 32 + 32 64। हाँ हो गया, देखो कैसा रहा। VRMS ऑफ ऑक्सीजन, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो √2 टाइम्स VRMS ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, वही प्रूव करने का। आई होप आपको भी अच्छा लगा, इजी लगा होगा। तो ऐसे ही समय, एक और समय मैं बता देता हूँ आपके टेक्स्ट में, मैं पढ़ देता हूँ, ऑलरेडी बता दूंगा, आप ट्राई कर लीजिएगा। तो वहाँ पे वो सम में क्या है ना, उन लोग ने डेंसिटी दिया हुआ है, तो डेंसिटी दिया हुआ है, मुझे यहाँ पे वो दिख नहीं रहा, उस सम में था, मैंने देखा था, हाँ करेक्ट दिया है आपके क्वेश्चन नंबर 2 का 4th सम में दिया हुआ है, पेज 73 टेक्स्ट बुक में। इफ द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 1.44 kg/m³ एट अ प्रेशर of 10⁵ Newton per meter square, find the root mean square velocity। अब यहाँ पे आपको डेंसिटी दिया हुआ है ना, और आपके इस फॉर्मूला में डेंसिटी है ही नहीं, तो मैंने बताया था आपको, आपका जो प्रेशर का फॉर्मूला है ना 1/3 Nm/V/2, ये एक्चुअली क्या, ये मास अपॉन वॉल्यूम में डेंसिटी है,
1/3 रो वी बार स्क्वायर, ये वाला यूज करने का, फिर ये यूज नहीं करने का। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ सम है, मान लो फंस जाते, करने का क्या, तो आपके पास जो क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3p अपॉन रो इज इक्वल टू वी बार स्क्वायर, सो वी आर एम एस इज इक्वल टू रूट ऑफ 3p बाय रो। ये फॉर्मूला यूज करने का क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ सम। ये थोड़ा सा अलग था, इसलिए मैंने बता दिया कि ऐसा भी, और सब आप ट्राई करिएगा। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला, ये आई कैन अश्योर दैट मच, है कि नहीं। मतलब कन्वर्जन आपको आना चाहिए, एनआरटी एनकेबीटी, वो थोड़ा बहुत कन्वर्जन आ गया तो हो जाता है। तो आज एक सेकंड टॉपिक कंप्लीट किया मैंने इस चैप्टर का, और एक थर्ड टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले नेक्स्ट वीडियो में वो होगा फ्रीडम, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ मॉलिक्यूल्स, और वो जब हो जाएगा तो इस चैप्टर का आधा टॉपिक खत्म होता है। तो आई होप आपको ये लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा, कंसेप्ट समझ में आया होगा, न्यूमेरिकल्स भी मैंने आपके लिए अच्छा से सॉल्व किया था, तो आपको समझ में आया होगा, ये मैं आशा करता हूँ। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।